तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिंदोज मिल्की आइस अकेडमी में। हम लोग राजपूत काल पे अध्ययन कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गहड़वाल राजवंश पे डिस्कशन को एंड किया था। आज हम लोग मालवा के परमार राजवंश पे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हम लोग इसको समेट लें। 3-4 राजवंश और बचे हुए हैं, तो अगला मान के चलिए कि 5-6 लेक्चर में हम लोग पूरे राजपूत काल को समाप्त कर लेंगे और इसी के साथ हम लोगों का कंप्लीटली प्राचीन इतिहास एंड हो जाएगा, जो लगभग 160 से ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे। जिन्हें पूरा लेक्चर चाहिए प्राचीन इतिहास का 160 से ज़्यादा, वो हमारे व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको एक मिनिमम फी में प्राचीन इतिहास का पूरा लेक्चर 160 से ज़्यादा लेक्चर आपको मिल जाएगा। और इतने डीप में प्राचीन इतिहास न तो आपको कहीं ऑनलाइन पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा, नहीं कोई ऑफलाइन इतना डीप में जाकर के पढ़ाता है, क्योंकि सामान्यतः माना जाता है कि इतिहास 100 से 150 लेक्चर में पूरे इतिहास को समाप्त कर दिया जाता है। अगर मैं अपने यहाँ बात करूँ पूरे इतिहास को लेकर के, तो मान के चलिए कि 300 से ज़्यादा लेक्चर आपको मिलेंगे कंप्लीट इतिहास के, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री शामिल होगा। ये एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जो है वो आपके हर जगह काम आएगा। अगर इतिहास से आप असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी देना चाहते हैं तो वहाँ भी ये लेक्चर काम आएगा। और आपको कुछ नहीं करना होगा, उसके बाद कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी होंगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के लेकर के प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। आपको मैंने बताया सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। मैंने जो पढ़ाया है आप उसे अपने दिमाग में रख लीजिए। लेकिन अब इतिहास थोड़ा सा ब्रॉड होता जा रहा है। ब्रॉड इन द सेंस कि अब सिर्फ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि अब आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और विश्व इतिहास से भी 1-2 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं। मेंस में तो आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल ही है। इसके अलावा नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी में भी आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ आपके जानकारी के दृष्टिकोण से। हालांकि कई बार सिलेबस में शामिल न होने के बाद भी वहां से प्रश्न पूछे जाते रहे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ इतिहास का एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। सिविल सर्विसेज प्री कम मेंस से लेकर के आप इतिहास विषय से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी देते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना है। वहां पे आपको कम से कम फी में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से ही मेरी क्लासेस पूरी चलती है, आप लोगों को पता है। और जो पढ़ाने का जो तरीका है मेरा, कि मैं नोट्स बनवाते हुए चलता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि आजकल शॉर्ट्स के ज़माने आ गए हैं, शॉर्ट्स रील्स वगैरह का ज़माना आ गया है, लोग देखते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक है। मैं भी इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स रील के रूप में अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ इतिहास से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे हिंदोज मिल्की आइस अकेडमी करके वहाँ पे सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। कई सारे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पे मिलेगा। लेकिन जब हम लोग सिविल सर्विसेज या बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक मजबूत अवधारणा के साथ सब कुछ समझना होता है। इस वजह से क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा। वो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से रील्स वगैरह काम आ सकते हैं, लेकिन क्लास का तोड़ कोई नहीं है। खासतौर से ऐसी क्लासेस जहाँ आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए सारी चीज़ें आपको बताई जाए, पढ़ाई जाए। तो इसके अलावा आप जैसे कि आप इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ, जो प्री कम मेंस के दृष्टिकोण से है। लगभग 229 लेक्चर के आसपास यहाँ पे शामिल किया गया। तो समझ सकते हैं कितनी गहराई से हम लोगों ने पॉलिटी को पढ़ा है। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी और प्लस इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ा है। लगभग 110 प्लस लेक्चर है यहाँ पे, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो है कि हिस्ट्री पढ़ लिया है। तीनों हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ लिया, एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न। ये लगभग 300 प्लस आपको लेक्चर मिलेंगे तीनों मिलाकर के। इसके अलावा आज़ादी के बाद भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें 65 लेक्चर हुए हैं। यहाँ मेंस में तो शामिल है ही है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से इक्का दुक्का प्रश्न पूछ लिया जाता है और समझने के दृष्टिकोण से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कला एवं संस्कृति हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विश्व इतिहास, ये 2 चीजें आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। इतना अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, खासतौर से अगर इतिहास की बात कीजिए तो यहाँ तक, यानी इतिहास में 3 टॉपिक ये है और 3 टॉपिक ये, कुल 6 टॉपिक हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ने हैं। 6 टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर आप इतिहास के पारंगत हो जाएंगे हर एग्जाम के लिए। फिर आपको अलग से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें इत्तेफाकन
ये सब कुछ सिविल सर्विसेज में शामिल है। अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, आपको ये चीजें पढ़ना ही पढ़ना है। कला संस्कृति विश्व इतिहास आजादी के बाद भारत आपको मेंस में शामिल कर लिया गया है। बाकी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में शामिल कर लिया गया है। खासतौर से मॉडर्न वाला जो चैप्टर है वो मेंस में भी शामिल है। तो मॉडर्न हम लोगों ने प्री कम मेंस पढ़ा हुआ है, यानी प्री के हिसाब से प्लस मेंस के हिसाब से भी मॉडर्न को हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने समझा। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी एक बार पढ़ेंगे, आपको फिर दोबारा पॉलिटी की कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी जिंदगी में। आपको इतनी डीप में, इतनी गहराई में मेंस और प्री के साथ साथ पढ़ाया गया है, फिर आपके लिए किताबें भी नगर हो जाएंगी। बस आप करंट से अपने आप को अपडेट करते रहिए। जो घटनाएं हो रही हैं आपको इतनी समझ हो जाएगी कि संविधान के दृष्टिकोण से उन घटनाओं का एनालिसिस हमें किस प्रकार से करना चाहिए, खासतौर से जो राजनीतिक घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। उसके अलावा हम एक चीज और बताना था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे भी हम लोगों ने पढ़ा लगभग 80 प्लस लेक्चर में। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से समझ आधारित है प्री कम मेंस के दृष्टिकोण से। जैसे भूगोल हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो मेंस के टॉपिक है वो मेंस के दृष्टिकोण से हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ प्रारंभिक से मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लेकर ही चलते हैं, ताकि एक बार पढ़िए समझ जाइए। प्राचीन इतिहास हालांकि मेंस में नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने बहुत ही डीप में जाकर के लगभग मेंस के 70 to 80% टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। ऐसे लोग जिनका इतिहास ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि आप सीधे सीधे वैकल्पिक विषय का अगर अध्ययन करेंगे, इतिहास का वैकल्पिक विषय के तौर पे डायरेक्टली अध्ययन करते हैं, तो आपकी वह समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। अगर आप वैकल्पिक विषय में बहुत ही मजबूती के साथ कदम रखना चाहते हैं, तो हमारा जो इतिहास का कोर्स है वो ज्वाइन कर लीजिए। आपके वैकल्पिक विषय का 70 से 80% चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। आपकी समझ इतनी बढ़ जाएगी कि अब आप जब ऑप्शनल के क्वेश्चन देखेंगे तो आप अपने हिसाब से चीजों को निष्कर्ष, तर्क किस प्रकार से लिखना है, सब कुछ अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूं कि जो लोग वैकल्पिक विषय वाले हैं, इतिहास खासतौर से, वो एक बार इसको जरूर पढ़ लें। आप कहीं भी जाकर के सीधे सीधे मेंस का कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं किसी टीचर से भी, जहां 40,000 45,000 रुपया आपका लगेगा, वो सीधे मेंस को लेकर के पढ़ाएंगे, उतने डीप में जाकर के उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझाएंगे, उस बेस को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका टारगेट है सिर्फ मेंस पढ़ाना। और जितने लेक्चर में मैंने पढ़ाया है मेंस, उससे कम, ये तीनों मैंने पढ़ाया इतिहास, उससे कम लेक्चर में वो मेंस खत्म कर देंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, या तो फिर आप रटने की प्रवृत्ति पे जाएंगे। जो चीजें हैं आप सोचेंगे कि उसको रट लिया जाए, तो ये तरीका मेंस के दृष्टिकोण से सही नहीं। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो सही, आप रट जाइए, चल जाएगा, लेकिन मेंस में चूंकि आपको लिखना होता है, प्रश्न कई बार घुमा करके पूछता है, तुलनात्मक प्रश्न पूछता है, एक दूसरे से जोड़ करके प्रश्न पूछता है, तो उसके लिए आपको एक व्यापक समझ होनी चाहिए। और व्यापक समझ तभी डेवलप होगी जब आप बेस से चीजों को शुरू करेंगे। इसलिए जब इस चीज को आप पढ़ेंगे, मेरे इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मैंने बताया 70% लगभग 60 to 70% आपका मेंस की चीजें कवर हो जाएंगे। अब आप मेंस पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ आएगा। आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल में मालवा का परमार वंश, या मालवा के परमार वंश। परमार वंश जब शुरू में मैंने बताया था राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, तो उसमें मैंने एक बात बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के एक सिद्धांत है, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत माना जाता है कि मालवा के जो परमार वंश है ये अग्निकुंड से निकले हुए राजपूत है। तो अग्निकुंड से माना जाता है इनकी उत्पत्ति। मालवा के परमार वंश की उत्पत्ति किससे होती है? अग्निकुंड से। अच्छा, इसका विवरण भी आया है अग्निकुंड से लेकर के देखा जाए। अच्छा, कहते हैं एक सिद्धांत है कि इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर हुई थी। दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग मानते हैं कि मालवा के जो परमार है उनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर हुई थी। एक सिद्धांत है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। और अग्निकुंड को लेकर के कथा है, मैं इस कथा की भी अभी चर्चा करूंगा। ये जो आबू पर्वत वाली बात है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अग्निकुंड और आबूपुर। कहा जाता है कि आबू पर्वत पे ही यज्ञ किया गया, अग्निकुंड लगाया गया। उसी अग्निकुंड से जब यज्ञ की आहुति डाली गई तो वहीं से इनकी उत्पत्ति होती है, इनके जो आदि पुरुष होते हैं उत्पन्न होते हैं। कथा क्या है देखिए, अग्निकुंड की कथा क्या कहती है? कहते हैं कि एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। नाम आप लोग सुने होंगे ऋषि वशिष्ठ का। इनके पास एक गाय थी और उस गाय का नाम था कामधेनु। ये भी नाम आप सुने होंगे। ऋषि वशिष्ठ की गाय कामधेनु को ऋषि विश्वामित्र ने चुरा लिया। कामधेनु की चोरी हो गई। किसने चोरी किया? विश्वामित्र ने। ऋषि वशिष्ठ ने बहुत छानबीन की, पता लगाने की, गाय की पता भी लग गई, लेकिन ये गाय ले नहीं पा रहे थे विश्वामित्र से। इस वजह से ऋषि वशिष्ठ को एक विकल्प सूझा कि अब हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ कहां जाते हैं करने के लिए? ऋषि वशिष्ठ यज्ञ जाते हैं करने के लिए आबू पर्वत में। आबू पर्वत में जाते हैं, यहीं पे यज्ञ करते हैं। यज्ञ में जो अग्नि होती है, उस अग्नि में जब ये आहुति डालते हैं तो उसमें से एक धनुर्धर वीर निकलता है।
उस यज्ञ के अग्नि में आहुति डालने से एक धनुर्धर वीर निकलता है। ध्यान रखिएगा, धनुर्धर वीर निकलता है। इस वीर को उन्होंने कहा कि हमारी गाय कामधेनु को ऋषि वशिष्ठ चुरा ले गए हैं, उनको लेकर के आओ। ये धनुर्धर वीर जाता है, ऋषि विश्वामित्र चुरा लेके गए हैं। ये धनुर्धर जाता है और विश्वामित्र से युद्ध करता है, युद्ध करके जीत जाता है और जीत करके इनकी गाय कामधेनु ला करके इन्हें दे देता है ऋषि वशिष्ठ को। और ऋषि वशिष्ठ इस धनुर्धर, इस वीर से प्रभावित होकर के इसका नाम रखते हैं परमार। परमार का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ध्यान रखिएगा, शत्रुओं का नाश करने वाला। कहा जाता है कि इसी परमार से जो वंश चला, उसी वंश को कह दिया जाता है परमार वंश कह दिया जाता है। और इस कथा का जो विवरण है कई सारे लेखों में भी मिलता है। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख मिलता है इस कथा का विवरण, एक किताब है जिसका नाम है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी, ये किताब किसका है? धनपाल का है। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। धनपाल कृत तिलक मंजरी में इस कथा का विवरण मिलता है। तो कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो परमार है वो अग्नि कुंड से निकले हुए, नहीं अग्नि कुंड का सिद्धांत इनके ऊपर लागू होता है और इनकी उत्पत्ति हुई थी आबू पर्वत पे। और इस कथा का उल्लेख न केवल तिलक मंजरी में है, इसके अलावा कई सारे अभिलेखों में भी इसका विवरण मिलता है। एक चीज तो ये हो गया। इतिहासकार हैं गौरीशंकर ओझा, उनका एक अलग मत है। हालांकि गौरीशंकर, इस मत को भी बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता है। गौरीशंकर ओझा का जो मत है उसे भी बहुत प्रामाणिक नहीं मानते। तीसरा जो मत बताएंगे वो बड़ी प्रामाणिक माना जाता है इनके संदर्भ में, लेकिन तीनों चीजें जान लीजिए। हालांकि ये मानते हैं, जैसे कभी प्रश्न पूछ सकता है कि परमार राजवंश की उत्पत्ति कहां से होती है, अगर दिख गया अग्निकुंड से, तो आपको मानना होगा कि अग्निकुंड से हुआ है, विकल्प में अगर है तो। हालांकि मैंने बताया तिलक मंजरी में उसका उल्लेख है, कई सारे लेखों में उसका उल्लेख है, लेकिन इतिहासकार अपने अपने दृष्टिकोण से इसको जांचते परखते हैं। तो एक इतिहासकार है गौरीशंकर ओझा, उनका नाम गौरीशंकर ओझा, नाम तो सुने होंगे आप, मैंने कई बार चर्चा किया गौरीशंकर ओझा का। ये कहते हैं कि परमारों के जो आदि पुरुष है उनका नाम है धूमराज। धूमराज, आपको पता है गांव में जो धूम होता है किसको बोलते हैं? धुआं को बोलते हैं। और धुआं किससे निकलता है? अग्नि से। गौरीशंकर ओझा ने इसी समीकरण को बैठाया है कि धूमराज चूंकि अग्नि से संबंधित है, इस वजह से माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है और इनके आदि पूर्वज कौन है? धूमराज है। देखिए, अग्निवंशी ने स्वीकार कर लेते हैं, अग्निवंशी स्वीकार कर लेते हैं। तो एक तरफ आदि पूर्वज कौन माना जा रहा है? परमार माना जा रहा है, जो ऋषि वशिष्ठ की यज्ञ के अग्नि में आहुति डालने से निकलता है धनुर्धर, उसका नाम रख देते हैं परमार। दूसरे गौरीशंकर ओझा बोलते हैं इनका आदि पुरुष था धूमराज। धुआं से होता है, धुआं निकलता है अग्नि से, अग्नि संबंधित होने का ये अग्निवंशी है। हालांकि इस मत का खंडन कर दिया जाता है, इसका कोई बेस आधार एक्चुअल में नहीं मिल पाता है, इसका हो जाता है खंडन। एक तीसरा मत है जो आज प्रमाणिक मत माना जाता है, यह है पिंगल सूत्र वृत्ति। किसकी रचना है आपको पता है? यह है हलायुद्ध की रचना। नाम याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब चीजें, किताबों के नाम, कौन लिखा है कौन नहीं, तिलक मंजरी और ये पिंगल सूत्रवृत्ति हलायुद्ध में कहा गया है कि परमार की जो उत्पत्ति होती है ब्रह्मक्षत्रप सिद्धांत से होती है। ब्रह्मक्षत्रप कुलीन सिद्धांत क्या होता है? मैं जब पढ़ा रहा था राजपूतों की उत्पत्ति शुरू में, तो मैंने वहां पे डिस्कशन किया था कि ब्रह्मक्षत्रप कुलीन क्या होता है। कहने का मतलब ये कि पहले ये जो परमार थे ये ब्राह्मण थे, बाद में ये राजकाज करना शुरू कर दिए, यानी शासन चलाना शुरू कर दिए, और शासन चलाने के कारण ये हो गए क्षत्रिय, खुद को क्षत्रिय के रूप में ढाल लिया। तो ब्रह्मक्षत्र का मतलब होता है पहले थे ब्राह्मण और बाद में हो गए क्षत्रिय, तो इसी को बोला गया ब्रह्मक्षत्रप, कि ब्राह्मण से बन गए ये क्षत्रिय। ऐसे कई सारे राजवंश हैं जो ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए। आज जो मत मान है इनके संदर्भ में, परमारों के संदर्भ में यही मत मान है कि ये एक्चुअल में पहले ब्राह्मण थे, बाद में राज का शासन व्यवस्था चलाना शुरू कर दिया और क्षत्रियों के रूप में खुद को डाल लिया और हो गई ये क्षत्रिय हो गए। तो ये हो गई इनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुए सिद्धांत। याद रखिएगा दिमाग में, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। किताबों को जो मैंने नाम बताया, ब्रह्मचित्र सिद्धांत कहां दिया गया है और अग्निकुंडी, ये चीजें याद रखिए। अब आते हैं इनके हम लोग राजनीतिक इतिहास पे। राजनीतिक इतिहास। अब राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति होती है 10वीं शताब्दी में, इनकी स्थापना 10वीं शताब्दी में, खासतौर से 10वीं शताब्दी के प्रथम चरण में
कहते हैं कि इसका जो संस्थापक है परमार वंश का, उस संस्थापक का नाम है उपेंद्र, या इसी को बोलते हैं कृष्णराज। ध्यान रखिएगा दोनों नाम, कई बार पूछ लेता है। मालवा के परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में यह स्वतंत्र शासक नहीं था, यह एक सामंत शासक था। सामंत शासक था। किसके सामंत थे? तो यह जो दौर था, इसमें मालवा के आसपास का जो क्षेत्र था वो दो लोगों के अधिकार में था, या तो प्रतिहारों से संघर्ष चल रहा था या राष्ट्रकूट। तो प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसमें मजबूत शक्ति के रूप में थे, ये एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण करते रहते थे। कभी प्रतिहार कब्जा कर लेते थे इस क्षेत्र पे, कभी राष्ट्रकूट अधिकार कर लेते थे। हालांकि अंततः इस क्षेत्र पे राष्ट्रकूटों का अधिकार होता है और ये स्वतंत्र होते हैं, राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में संघर्ष चल रहा था, और प्रतिहार राष्ट्रकूटों का संघर्ष का ये दौर ही था जो लगातार चल रहा था। अच्छा, इनकी राजधानी है धारा। धारा। प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में संघर्ष चलने के दौरान ही जो उपेंद्र था या कृष्णराज, इसने मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। मालवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन ध्यान रखिए अभी ये स्वतंत्र शासक नहीं है, ये सामंत स्थिति में था। प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में संघर्ष चल रहा है, ये प्रतिहारों की तरफ से लड़ता है, मालवा पर अधिकार कर लेता है, प्रतिहारों का संबंध बन जाता है। फिर एक समय आता है जब ये राष्ट्रकूटों का संबंध बन जाता है। तो ये सामंत स्थिति में है, अपनी खुद को इसने स्वतंत्र नहीं किया और ऐसे ही चलता रहता है, सामंत स्थिति में चल रहा है। इसके बाद कुछ और शासक होते हैं, जैसे वैरी सिंह प्रथम, इसी प्रकार सियक प्रथम, फिर वाकपति प्रथम, वैरी सिंह द्वितीय। ये सब क्या थे? ये सभी शासक कभी प्रतिहारों के सामंत तो कभी राष्ट्रकूटों के सामंत। यह जो दौर था प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के आपसी संघर्ष का दौर था। ध्यान रखिए, संघर्ष चल रहा है तो ये प्रतिहारों के कभी सामंत बन जा रहे हैं, कभी बन जा रहे हैं राष्ट्रकूटों के सामंत। जिसका अधिकार हो रहा है उसके सामंत अधीनता स्वीकार कर ले रहे हैं। तो ये सभी सामंत शासक थे, सामंत शासक थे। किसके सामंत शासक थे? या तो प्रतिहार या तो राष्ट्रकूट। जब स्वतंत्र शासक की बात किया जाए तो स्वतंत्र शासक आता है पहला सियक द्वितीय। सियक या इसे बोलते हैं सियक द्वितीय। इसी को बोला जाता है श्री हर्ष भी। ध्यान रखिएगा, नाम में कंफ्यूजन ना हो। एक हर्ष है, ये श्री हर्ष है। इसकी एक उपाधि भी मानी जाती है कि श्री हर्ष की उपाधि धारण करता था, तो इसका नाम सियक या सियक प्रथम या श्रीहर्ष द्वितीय। यह पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता की घोषणा की। क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा करता है ये परमार वंश का, इसलिए इसे परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। यह किसका पुत्र था? यह वैरी सिंह द्वितीय का पुत्र था। वैरी सिंह द्वितीय का पुत्र था। क्या होता है कि मालवा पर प्रतिहार आक्रमण कर, ध्यान रखिएगा, प्रतिहार आक्रमण करते हैं और यह भाग जाता है, वहां से छोड़ करके चला जाता है राष्ट्रकूटों के शरण में। जब राष्ट्रकूटों के शरण में जाता है तो राष्ट्रकूटों से मिलकर के फिर वह मालवा पर आक्रमण करता है और मालवा पर कर लेता है अधिकार। मालवा पर कर लेता है अधिकार। जब मालवा पर अधिकार करता है तो चूंकि अब राष्ट्रकूटों के अधीन आ जाता है, लेकिन बाद में इसने अपने को राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये पूछा जाए कि सियक द्वितीय या श्रीहर्ष किसका सामंत था? तो राष्ट्रकूटों का सामंत था। किसने इसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? किससे? तो राष्ट्रकूटों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो यह खुद को राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है, कर देते। ध्यान रखिए, अब यह स्वतंत्र शासक के तौर पे सामने आता है। तो मालवा के परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक आता है सियक या श्रीहर्ष प्रथम। श्रीहर्ष, सॉरी, प्रथम सियक या द्वितीय, सियक द्वितीय या श्रीहर्ष। ये पहला शासक है जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र घोषित करता है। स्वतंत्र शासक होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आसपास के क्षेत्रों पे अपने दबदबा बनाया जाए। जो भी शासक होता है स्वतंत्र होने के बाद उसके पास कुछ चैलेंजेस होते हैं। इसके पास भी चैलेंजेस था कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो राष्ट्रकूटों के सामंत हैं या प्रतिहारों के सामंत हैं, उन पर अधिकार जमा करके अपना भौकाल जमाया जाए। तो ये फिर आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू करता है। उसी में यह क्षेत्र था जिसे बोलते हैं हूर मंडल। हूर मंडल यह क्षेत्र माना जाता है इंदौर के आसपास का, इंदौर के सीमावर्ती क्षेत्र।
सीमावर्ती प्रदेश या क्षेत्र जो भी कह लीजिए, ये जो है यहां पे आक्रमण करता है, हुर अंडल पे आक्रमण करके इस पे विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। इसके अलावा यह जो दौर था, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, उसके बाद चंदेल भी आ जाते हैं। चंदेलों का भी क्षेत्र इधर पे विस्तार हो गया था, क्योंकि चंदेल बुंदेलखंड वाले एरिया में रहते थे, तो उस क्षेत्र पे वो भी लगातार विस्तार कर रहे थे। और चंदेल वंश का एक शासक था जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन, ध्यान रखिएगा, ये चंदेल वंश का शासक था। श्रीहर्ष का यशोवर्मन से भी संघर्ष होता है और श्रीहर्ष यहां पे पराजित हो जाता है, यशोवर्मन से पराजित हो जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सफलता रही, श्रीहर्ष की महत्वपूर्ण सफलता थी, वह थी राष्ट्रकूटों के विरुद्ध। और राष्ट्रकूट नरेश था खोट्टिग, राष्ट्रकूटों के विरुद्ध, राष्ट्रकूटों के विरुद्ध। और इसने पराजित किया था राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग को, खोट्टिग को इसने पराजित किया था। तो श्रीहर्ष के बारे में कहा जाता है कि यह कई क्षेत्रों को जीतता भी है, कई लोगों को पराजित करता है, लेकिन चंदेल नरेश यशोवर्मन से यह पराजित हो जाता है। राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रकूट प्रतिहार आपस में संघर्ष कर रहे थे, उनकी शक्ति बड़ी कमजोर हो गई थी। और राष्ट्रकूटों के आपसी संघर्ष के कारण जो मालवा वाला पूरा क्षेत्र था उसमें अव्यवस्था फैल गया था। इसी का लाभ उठाते हुए इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रकूट या प्रतिहार मजबूत होते तो शायद मालवा का परमार वंश अस्तित्व में नहीं आता, स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं आता। जबकि स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में इसी वजह से आ जाता है क्योंकि आपसी संघर्ष के कारण इस क्षेत्र में फैला अव्यवस्था, और इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए यह स्वतंत्र शासक के रूप में खुद को कर लेता है, स्थापित कर लेता है। श्रीहर्ष के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम है मुंज, जिसे वाक्पति मुंज भी कहा जाता है। और इसके नामकरण को लेकर के एक कहानी है, उस कहानी को सुन लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। आइए देखिए क्या है कहानी इसके नामकरण को लेकर के। इसका पूरा नाम है वाक्पति मुंज। अगला जो शासक बनता है वाक्पति मुंज, वाक्पति मुंज। जो लोग गांव में होंगे उनको पता है कि घास होती है जिसे बोलते हैं मुंज बोला जाता है, या कहीं कहीं उस घास को मुंज ही बोला जाता है। जो बड़ा बड़ा घास होता है, पतला होता है, बड़ा घास होता है, सॉरी, मुंज घास। गांव के लोग रहने वाले पता होगा कि एक मुंज नाप की घास होती है, जिससे मुंज या मुंज बोला जाता है। पतला होता है, लंबा लंबा होता है घास। कहते हैं कि श्रीहर्ष को यह घास पे मिलता है, उसी मुंज घास से मिलता है। मुंज घास के मिलने के कारण इसका नाम वाक्पति मुंज रख दिया जाता है। यानी सीधा सा मतलब कि यह श्रीहर्ष का वास्तविक पुत्र नहीं था, बल्कि यह दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था। कहा जाता है कि श्रीहर्ष को लंबे समय तक, लगभग 10 वर्षों तक कोई पुत्र नहीं हो रहा था। इत्तेफाक से एक बार जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, तो देखता है घास पे बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को उठा करके पालता है, उसका नाम रख देता है वाक्पति मुंज रख देता है। और बाद में 10 साल के बाद हालांकि श्रीहर्ष को लड़का पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन चूंकि यह बड़ा था तो इस वजह से यह बनता है शासक वाक्पति मुंज, जो श्रीहर्ष का दत्तक पुत्र था। ध्यान रखिएगा, यह क्या था? श्रीहर्ष का दत्तक पुत्र था। कहते हैं कि मालवा के परमारों का सबसे शक्तिशाली शासक था, परमारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसे उत्पल राम भी कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, उत्पल राम, उत्पल राज, सॉरी राज, उत्पल राज भी कहा जाता था या कहा जाता है। इसकी कुछ सफलताएं हैं। इसने क्या किया? इसने कलचुरी नरेश, कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित किया, युवराज द्वितीय को पराजित किया। पराजित करने के बाद उसकी राजधानी को खूब लूटता है, और युवराज द्वितीय को पराजित करके राजधानी लूटता है। इसके प्रमाण भी मिल जाते हैं। इसने उसी क्षेत्र में वरिक नामक गांव जो है कि वरिक नामक गांव ब्राह्मणों को दान दिया था, ब्राह्मणों को दान दिया था। इसका खूब लंबा संघर्ष होता है चालुक्य शासक से। आपको पता है कि श्रीहर्ष भी चालुक्य शासक से चला, यशोवर्मन से पराजित हो जाता है, तो उसका पुत्र भी चालुक्यों से संघर्ष करता है। कहा जाता है कि इसने लगातार 6 बार आक्रमण किया और 6 बार जीत जाता था, लेकिन 7वीं बार जब आक्रमण करता है तो अपने ये चालुक्यों की शक्ति को सही तरीके से माप नहीं पाता और उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जहां यह पराजित हो जाता है।
बंदी बना लिया जाता है, उसी दौरान ही मार भी दिया जाता है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा कि इसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण संघर्ष रहा वो रहा चालुक्यों के साथ, चालुक्य नरेशों के साथ, चालुक्य नरेशों के साथ। कौन सा चालुक्य नरेश इसमें? तैलप द्वितीय था। ध्यान रखिए कहाँ के चालुक्य नरेश थे? कल्याणी के चालुक्य थे। ये भी ध्यान रखिएगा, कल्याणी के चालुक्य। हालांकि चालुक्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, चालुक्य शासकों के बारे में, कल्याणी के चालुक्य, वातापिक चालुक्य, ये सारी चीजें जब साउथ इंडिया में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने पढ़ा दिया। और ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, पता है आपको, गोदावरी नदी पार करेंगे साउथ इंडिया आ जाता है वहां पे। तो वही था। तो ये क्या होता है कि 6 बार आक्रमण करता है, 6 बार आक्रमण करता है और जीत जाता है। कौन? मुंज जीत जाता है। 7वीं बार आक्रमण करता है और 7वीं बार आक्रमण में गोदावरी नदी पार कर जाता है, गोदावरी नदी पार कर जाता है। यह चालुक्यों की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाया और जोश में आकर के गोदावरी नदी को पार कर जाता है। जब गोदावरी नदी को पार करता है तो वहां पे जो मुंज है वह हो जाता है पराजित, मुंज पराजित हो जाता है। न केवल पराजित होता है बल्कि बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और इसको कहते हैं कि कारीगर में यानी जेल में ही इसकी हत्या करा दी जाती है, हत्या करा दी जाती है। यह बड़ी विद्वान शासक, ये इसकी उपलब्धि ध्यान रखिएगा। जेल में इसकी हत्या हो जाती है, चालुक्यों से पराजित हो जाता है तैलप द्वितीय से। कहते हैं कि इसे कवि, विद्वान शासक था, ये विद्वान शासक था। इसे कवि वृष भी कहा जाता था, कवि वृष, ये ध्यान रखिएगा, इसे बोलते थे कवि वृष, कवि वृष भी कहा जाता था। इसके अलावा यह जो है कि इसके कई सारे कवि इसके दरबार में, विद्वान इसके दरबार में रहते थे, जैसे नवसांक चरित की जो रचयिता है पद्मगुप्त, ये इसके दरबार में रहते थे। इसी प्रकार हलायुद्ध इसके दरबार में रहते थे, हलायुद्ध, पिंगल सूत्रवृत्ति इन्होंने लिखा है। हलायुद्ध की एक रचना और है, उसको जान लिखिए, अभिदान माल, ये हलायुद्ध की रचना है, अभिदान माल। इसके अलावा धनंजय इसके दरबार में रहते थे, जिन्होंने लिखा था दशरूप। इसके अलावा महासेन इसके दरबार में रहते थे, जिन्होंने लिखा था यशो रूपावलोकन, यशो रूपावलोकन। इसके अलावा महासेन की एक रचना और है, इन्होंने प्रद्युम्न चरित की रचना की थी, प्रद्युम्न चरित की रचना की थी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 बार किसे पराजित करता है, 7वीं बार किसे पराजित हो जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये श्रीहर्ष का दत्तक पुत्र था। ये इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, वाक्पति मुंज के संदर्भ में सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, पूछा जाएगा आगे भी। अब इसके अलावा शासक बनता है सिंधुराज, अगला शासक सिंधुराज। ये सिंधुराज वही है जो श्रीहर्ष का पुत्र था। एक्चुअल में मुंज का कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इसका छोटा भाई था सिंधुराज, जो हर्ष का वास्तविक पुत्र था, वो बनता है शासक। तो ये क्या था? हर्ष का, सॉरी, वाक्पति मुंज का छोटा भाई, मुंज का छोटा भाई था। इसने कुछ उपाधियां धारण की, जैसे नारायण राव की उपाधि धारण की, नारायण राव। इसके अलावा इसने शाह सांख की भी उपाधि धारण की। नौसा सांख चरित आप देख रहे हैं ना, हाँ, जो लिखा गया है पद्मगुप्त के द्वारा, ये सिंधुराज के जीवन के बारे में ही, इसकी उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। लेकिन वाक्पति मुंज के दरबार में भी रहते थे, उसके बाद सिंधुराज के दरबार में भी आते हैं और नौसा सांख चरित लिखते हैं, इसलिए इसको सांख चरित, सांख भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, वही है सांख। इसने क्या किया कि अभी भी चालुक्यों से संघर्ष चलता है, तो ये कल्याणी के चालुक्यों को हराता है, अपने पिता का प्रतिशोध करता है, बदला लेता है अपने पिता का। तो कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करता है और पराजित करने का मकसद यही था। 6 बार जब मुंज
जो है कि हर्ष जो है कि कल्याणी के चालुक्यों से जब संघर्ष कल्याणी के चालुक्यों से जब संघर्ष करता है, फिर मुंज संघर्ष करता है। मुंज ने कई क्षेत्रों को जीता था, हर्ष भी शुरू में कई क्षेत्रों को जीता था, फिर बाद में कल्याणी के जो चालुक्य थे हर्ष जो है कि हर्ष से वापस छीन लेते हैं उन क्षेत्रों को। तो ये वही काम करता है। यहाँ कहने का मतलब जीत हार का एक श्रृंखला चल रहा था, कभी ये जीतते थे तो वो जीताते थे, ये जीतते थे तो वो जीतते थे। ये भी वही काम करता है, कल्याणी के चालुक्यों से संघर्ष करता है, उन क्षेत्रों को फिर से जीतने का प्रयास करता है जो इसके पिता ने कल्याणी के चालुक्यों से जीता था, फिर उसके भाई ने कल्याणी के चालुक्यों से जीता था। तो उन्हीं क्षेत्रों को फिर से ये कोशिश करता है कि वापस ले लिया जाए, अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। ध्यान रखिएगा। इसके समय का अगर कल्याणी के चालुक्य शासक की बात की जाए कौन था, तो उसका नाम था इसके समय कल्याणी के चालुक्य शासक कलाश्रय नाम था। नहीं सॉरी, इसके समय जो कल्याणी का चालुक्य वंश था, चालुक्य शासक था सत्याश्रय। चालुक्य शासक था, उसका नाम था सत्याश्रय। सत्याश्रय था। ये जो सिंधुराज था ये पराजित हो जाता है गुजरात के सोलंकी शासक, गुजरात के चौलुक्य। अच्छा देखिए, गुजरात के जो है उनको बोलते हैं चौलुक्य या सोलंकी। जब मैं पढ़ाऊंगा गुजरात के चौलुक्य सोलंकी के बारे में तो बताऊंगा कि क्या इनका चालुक्यों से कोई संबंध है कि नहीं है। अभी बस यहां जानिए कि गुजरात के जो शासक थे उन्हें सोलंकी बोलते थे या चौलुक्य बोलते थे, चालुक्य नहीं बोलते थे, चौलुक्य। चौलुक्य शासक चामुंड राज से पराजित हो जाता है, चामुंड राज से पराजित हो जाता है। चामुंड राज से न केवल पराजित होता है बल्कि युद्ध के मैदान से ही ये भाग जाता है सिंधुराज। ध्यान रखिएगा, युद्ध के मैदान से ही ये भाग जाता है। सिंधु राज के बाद जो अगला शासक बनता है वो इस वंश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक कहा जा सकता है, जिसका नाम था भोज। भोज। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो एक्चुअल में ये वही भोज है जो हम लोग एक कहावत बोलते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक्चुअल में ये जो कहावत है हम लोग गलत संदर्भ में बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो ये गंगू तेली कौन है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि एक्चुअल में ये कौन है। तो आप लोग किस एस्पेक्ट में बोलते हैं? भोज की बात बोलते हैं तो बोलते हैं कि तो बहुत बड़ा आदमी है, यानी बहुत ही अमीर आदमी है, ये बहुत ही रईस आदमी है। गंगू तेली की बात करें तो हम लोग बोलते हैं एक गरीब के संदर्भ में, ये तो गंगू तेली है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक्चुअल में ये जो कहावत जिस एस्पेक्ट में लिया जाता है दोनों चीजें गलत है। यहाँ अमीर और गरीब की बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों अमीर है, कोई गरीब नहीं। ये भी राजा है और ये भी राजा है। मामला यहाँ दूसरा था, दोनों के बीच युद्ध होता है। जब युद्ध होता था राजा भोज बड़ी आसानी से गंगू को हरा देते हैं, और इसीलिए कहा गया कि राजा भोज तो भोज हैं, तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक्चुअल में युद्ध के सिलसिले में ये कहावत कही गई थी, लेकिन हम लोग एक दूसरे एस्पेक्ट में लेते हैं। एक्चुअल में गंगू तेली कौन शासक है मैं भी चर्चा करूंगा आगे आने पर। अभी थोड़ा सा आइए, जब भोज की बात किया जाए तो यह सिंधु राज का पुत्र था, सिंधु राज का पुत्र था। वो कहते हैं कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके घटनाओं का विवरण, इसके समय जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका विवरण हमें 8 अभिलेखों में मिल जाते हैं। 8 अभिलेखों में मिलते हैं, 8 अभिलेखों में। यह लगभग शासन करता है राजा भोज 1010 से लेकर के 1060 तक, यानी कुल मिला के 50 साल तक यह शासन करता है। ध्यान रखिए, 50 वर्षों तक यह शासन करता है, 50 वर्षों तक शासन करता है। इसका भी संघर्ष होता है, कल्याणी के चालुक्यों से होगा, फिर कुछ गुजरात के शासकों से होगा, ऐसे करके फिर कलचुरी शासकों से होगा, कई शासकों से इसके संघर्ष होते हैं। तो कुछ संघर्षों पे हम लोग इसके नजर डालते हैं। आइए तो देखिए भोज की क्या उपलब्धियां रही हैं। आइए, सबसे पहला किसका जो पहला संघर्ष होता है वह संघर्ष होता है कल्याणी के चालुक्यों से। कल्याणी के चालुक्यों से इसका संघर्ष होता है। भोज का पहला जो संघर्ष होता है वो कल्याणी के चालुक्यों से हुआ, और इसमें भोज का जो साथ दिया गया, भोज का साथ देता है, भोज का साथ देता है कलचुरी नरेश, कलचुरी नरेश गांगेय देव ने, गांगेय देव ने। ध्यान रखिएगा,
ये कलचुरी के शासक है। ये गांगेय देव विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था और यही जो गांगेय देव है यही गंगू है या गंगुआ बोलते हैं, गंगू तेली या गंगुआ बोला जाता है। इतिहासकार रसेल और हीरालाल ने प्राचीन इतिहास में राजवंशों की उत्पत्ति एक किताब लिखा, उसकी भूमिका में कुछ बातें वो लिखते हैं, मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। अभी समझिए, कल्याणी के चालुक्यों से जब संघर्ष होता है तो भोज का साथ देता है कलचुरी नरेश गांगेय देव। बाद में देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, भीम प्रतिहार क्षेत्र पर अधिकार होता है। प्रतिहार क्षेत्र पर अधिकार को लेकर, प्रतिहार क्षेत्र पर अधिकार को लेकर खास तौर से ये क्या था कि भोज और गांगेय देवों का एक संघ बना हुआ था। ये मिल करके आक्रमण करते थे। जो क्षेत्र वो जीतते थे उसको आपस में बांट लेते थे, जो खजाना मिलता था उसको आपस में बांट लेते थे। तो प्रतिहार क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो उस क्षेत्र पे अधिकार को लेकर के खासतौर से संपत्ति के बंटवारा, क्षेत्र की बंटवारा को लेकर के भोज और कलचुरी नरेश गांगेय देव में विवाद उत्पन्न हो जाता है। दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है। जो कभी मित्र थे शुरू में वो बन जाते हैं शत्रु। ध्यान रखिए, यही से दोनों के बीच बुराई शुरू होती है। तो प्रतिहार क्षेत्र पर अधिकार को लेकर के भोज और गांगेय देव में हो जाती है बुराई। भोज और गांगेय देव के बीच मनमुटाव या अनबन हो जाता है, अनबन हो जाता है। और इसी अनबन के कारण दोनों के बीच होता है युद्ध और इस युद्ध में भोज विजयी हो जाता है। और इसी संदर्भ में किसका कहा गया है, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तो आइए थोड़ा सा हम गंगू तेली की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जो गंगू तेली है जिसे हम बोलते हैं, तेली क्यों बोलते हैं तो योगी बताऊंगा। इसका नाम है गांगेय देव। कलचुरी का शासक है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। अभी हम लोग कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करूंगा। इतिहासकार रसेल और हीरालाल, ध्यान रखिएगा, इन्होंने किंवदंती का उल्लेख किया है। रसेल और हीरालाल ने, इनकी एक पुस्तक है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक की भूमिका में इन दोनों लोगों ने एक किंवदंती का उल्लेख किया है। कौन सा किंवदंती है सुनिए। कहते हैं कि एक किसान था, उस किसान के पास महुए का पेड़ था। महुआ समझ रहे हैं ना, जिससे शराब बनती है और बहुत ताकतवर होता है महुआ का फल। अगर आप उसे दूध के साथ लेते हैं और उसी महुए से शराब भी बनता है। तो ये बताते हैं कि एक किसान के पास महुए के पेड़ था और उसके 3 पुत्र थे और उस किसान ने तीनों पुत्रों को इस महुए के पेड़ से 3 चीजों को बांट दिया। एक पुत्र को उसने दिया पत्ती, एक पुत्र को इन्होंने दे दिया फल फूल और दूसरे पुत्र को इन्होंने दे दिया फल। तो फल फूल और पत्ती उस किसान ने तीनों पुत्रों को 3 चीजें दे दी। जिस पुत्र के पास पत्ती गया उसका काम हो गया कि वो अनाज भूनने लगा। जब अनाज भूनने लगा तो इसे कहा गया का भड़भूजा। इसी को बोलते हैं भूंजा। आज एक भूंजा एक जाति है। आप लोग देखेंगे गांव में शहरों में अनाज भूनने का काम ही कुछ लोग करते हैं, उनकी जाति हो जाती है भूजा। दूसरा पुत्र जो था फूल, इसका काम आया कि ये इस फूल से जो है शराब बनाए। महुए का जो फूल होता है शराब बनाए। जब शराब बनाए तो यह कहलाया क्या, कलार कहलाया। क्या कहलाया, कलार। तीसरा पुत्र था जिससे मिला फल और इस फल से यह तेल निकालने लगा। तेल निकालने का काम यह कहलाया तेली। तो पत्ती फूल और फल, ध्यान रखिए। कहते हैं कि जो भड़भूजा है, शराब बनाने वाले कलार हैं और जो तेली हैं, तीनों के पूर्वज एक ही हैं, यानी एक ही जड़ है तीनों के, तीनों एक ही जड़ से निकले हैं। और यही वजह है कि जो गांगेय देव है उससे कहा गया गंगू तेली या गंगुआ तेली भी इसे बोलते हैं, गंगुआ तेली। तो भोज, राजा भोज और गांगेय देव कभी मित्र थे, बाद में हो गए दुश्मन। खजाने को, बंटवारे को, लूट में मिली संपत्ति के बंटवारा को लेकर के, जीती हुए क्षेत्र के बंटवारों को लेकर के जब दोनों में मनमुटाव हो गया, दुश्मन हो गया, तो भोज और गांगेय देव में युद्ध हुआ, जिसमें भोज ने गांगेय देव को आसानी से पराजित कर दिया। और यहीं से ये कहावत बनी कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। जबकि इस कहावत का अर्थ आज हम लोग वर्तमान में एक दूसरे एस्पेक्ट में लेते हैं। एक को अमीर समझते हैं, एक को गरीब समझते हैं। बोलते हैं कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। मतलब राजा भोज बहुत बड़े आदमी और गंगू तेली बहुत छोटे आदमी थे। एक्चुअल में ये नहीं है।
कहावत का मेन मंशा ये है कि पहले से एक मजबूत और एक टिक ही नहीं पाए, तो कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। कहते हैं राजा भोज से ही जो है कि भोपाल शहर बना हुआ है। पहले भोपाल का नाम भोजपाल था, बाद में जे साइलेंस हो गया तो हो गया भोपाल। ये सारी कहानियां, तो यहां तक चीजें हो गया क्लियर आपका। अब देखिए एक लेख है, उस लेख में कहा गया है कि राजा भोज ने चहमान शासक, चहमानों को ही शाकंभरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यही चहमान चौहान है जो पृथ्वीराज चौहान शासक, चहमान शासक था जिसका नाम था विरयाराम। विरयाराम कि राजा भोज ने विरयाराम को पराजित किया था, ध्यान रखिए। फिर बाद में क्या होता है कि विरयाराम को पराजित करने के बाद जो शाकंभरी वाला क्षेत्र है उस पर राजा भोज का अधिकार हो गया था, लेकिन ये लंबे समय तक राजा भोज का अधिकार नहीं रहा। इसका एक शासक था जो चामुंड राज, याद है ना, जो पराजित किया था। चामुंड राज ने पुनः जो है कि शाकंभरी पर अधिकार कर लिया, शाकंभरी पर अधिकार कर लेता है चामुंड राज। इसी प्रकार ग्वालियर के कछवाहा शासक थे, ये छोटे छोटे शासक थे, जिनका नाम था महिपाल। इनका एक लेख है, उस लेख का नाम है सास बहु लेख, ध्यान रखिएगा, सास बहु लेख। इसमें कहा गया है कि जो कछवाहा शासक था, कछवाहा सामंत था, एक्चुअल में शासक क्या, ये सामंत थे, कुछ लोगों के अधीन रह के काम करते थे। तो कछवाहा सामंत था, उसका नाम था कीर्तिराज। इस कीर्तिराज ने भोज को पराजित किया था, भोज को पराजित किया था। तो भोज कि हम देखेंगे उसका जो आखिरी समय होता है उसमें लगातार वो पराजित होता रहता है। शुरुआती समय में वो कई सारे क्षेत्रों को जीतता है, हार जाता है, जीतता है, हार जाता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसे मानी जाती है कि बहुत प्रमाणित नहीं है। जैसे भोज का यहाँ कीर्तिराज से पराजित होना बहुत प्रमाणिक नहीं माना जाता, लेकिन कई सारे लेखों में पता चलता है कि पराजित हुआ था, तो लोग मानते हैं कि पराजित हुआ था। तो ये सास बहु लेख किसका है, ग्वालियर के कछवाहा शासक महिपाल का ये सास बहु लेख है, यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा कहते हैं कि भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण करने के लिए एक संघ बनाया था और अपने एक सेना नायक को भेजा था, जैन सेना नायक को, जैन सेना नायक को भेजा था, सेना नायक को भेजा था, जिसका नाम था कुलचंद्र। और ये जो कुलचंद्र था, भीम का जो सेना था, जैन सेना नायक, ये जाता है चालुक्य शासक का जो राजधानी थी अहिलवाड़, अहिलवाड़, उसको लूटा था। इस प्रकार शुरुआती देखें हम तो भोज का जो जीवन रहा वो संघर्षों में रहा, कई सारे क्षेत्रों को जीतता, कुछ क्षेत्रों को हारता, लेकिन अपने अंतिम समय में इसकी स्थिति खराब होगी, वो लगातार हारना शुरू हो जाता है, हारना ही चला जाता है। और अंतिम समय में क्या होता है कि वह साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका। अंतिम समय में, अंतिम समय में साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका। किससे हार जाता है, चालुक्य नरेश सोमेश्वर से हार जाता है। चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर दूसरे से हार जाता है और ये जाता है भोज की राजधानी धारा को खूब लूटता है, ये धारा को लूटता है। यहां से भोज भाग जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये वर्णन मिलता है कई लेखों में मिलता है, एक लेख है जिसका नाम है नगई लेख, यहां भी इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा बिल्लड़ की रचना है विक्रमांक देव चरित, वहां भी मिलता है विक्रमांक देव चरित, वहां भी मिलता है। कहा जाता है कि चालुक्य और चेदियों ने भोज के खिलाफ एक संघ बना लिया था। जैसे कि भोज ने संघ बनाया था कलचुरी नरेश से मिलकर के, वैसे ही चालुक्य और प्लस चेदियों ने भोज के खिलाफ संघ बना लिया था। चालुक्य और चेदी, बाद में यही चेदी, चेदियों ने भोज के खिलाफ संघ बना लिया था, ध्यान रखिएगा। और इसका जो नेता था इस संघ का वह था कलचुरी नरेश, इसका नाम था लक्ष्मीकण। चालुक्य चेदियों ने एक संघ बनाया, उसमें और भी कई सारे लोग शामिल थे, इसमें कलचुरी शासक भी शामिल थे और उसका नेता था लक्ष्मीकर्ण, भोज के खिलाफ, ध्यान रखिएगा। और यही कलचुरी शासक गांगेयदेव कभी क्या था, भोज का मित्र था, बाद में हो गया था दुश्मन, तो वही कलचुरी शासक है लक्ष्मीकर्ण। यशकर्ण इसके बाद बनता है, हमें पढ़ेंगे हम लोग कलचुरी।
कि इसने भोज के खिलाफ एक संघ बना दिया था। भोज इन सब चीजों से बहुत ही चिंतित रहने लगा और अंततः भोज की हो जाती है मृत्यु। तो भोज के राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती जीवन सही रहा, बाद का जीवन बहुत कठिन संघर्षों से था, लेकिन कहते हैं कि भोज एक विद्वान शासक था, उसने कई सारे रचनाएं की थी। तो आइए थोड़ा यहां से देख लेते हैं, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहां से बहुत ही ज्यादा है। कहते हैं कि भोज ने कुछ रचनाएं की, जैसे कि सरस्वती कंठाभरण, ये संस्कृत में रचना करता है भोज। इसके बाद राज नंबर 1 राज मृगान, कहते हैं कि ये भोज की खगोल विद्या से संबंधित रचना है, खगोल विद्या से। इसका मतलब तीसरा बोलते हैं राज मार्तंड, कहते हैं कि ये भोज की योग विद्या से संबंधित रचना है। इसके अलावा भोज ने विद्या विनोद, श्रृंगार मंजरी, कथा, व्यवहार मंजरी, कोदंड काव्य, तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, इसके अलावा विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, योग सूत्र वृत्ति, कई सारी रचनाएं की। ये सारे भोज की रचनाएं, ध्यान रखिए। आप समझ सकते हैं कितना विद्वान शासक था, इसलिए बोलते हैं कि विद्वान शासक था। कई, इसके अलावा इसने क्या किया कि इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया। त्रिभुवन नारायण का प्रसिद्ध मंदिर बनाया, शिव मंदिर था एक्चुअल में, त्रिभुवन नारायण का शिव मंदिर। इस मंदिर को, त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मोकल मंदिर। इसके अलावा उदयपुर में इसने नीलकंठेश्वर, मंदिर बनाया, और भोपाल में भोज सागर नामक झील बनवाया। भोज सागर नामक झील बनवाया। कहते हैं कि यह सरस्वती कंठाभरण संगीत पाठशाला भी बनवाया था, सरस्वती कंठाभरण संगीत पाठशाला, जहां पे संगीत की शिक्षा दी जाती थी, और इसे भोज पाठशाला भी कह दिया जाता है, भोज के नाम की वजह से भोज पाठशाला भी कहा जाता है। इसी भोज पाठशाला में संगीत कंठाभरण संगीत पाठशाला यानी भोज पाठशाला में इसने वाग देवी की मूर्ति स्थापित की थी। इसी में वाग देवी की, और यही जो वाग देवी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है वाग देवी की, इसी वाग देवी की प्रतिमा को इस्तेमाल किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का यह प्रतीक चिन्ह है वाग देवी प्रतिमा। और कहते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में ये जो चिन्ह लिया गया है, ये यहीं से लिया गया है, यानी भोज पाठशाला से ही लिया गया है, सरस्वती कंठाभरण संगीत पाठशाला से ही उठाया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग देवी की प्रतिमा। अब आते हैं लास्ट, अब इसके उत्तराधिकारी की बात करते हैं। तो जो भी उत्तराधिकारी थे कमजोर थे, कई सारे उत्तराधिकारी थे। बोलते हैं कि उदयादित्य, ये सब नाम याद नहीं रखना आप लोगों को बेसिकली। फिर लक्ष्मण देव, नरवर्मा, या इसी को बोलते हैं नरवर्मा को निर्माण नारायण, इसकी उपाधि है निर्माण नारायण। इसके बाद यशोवर्मा, तो यशोवर्मा के समय बोलते हैं कि इस समय तक चालुक्यों से इनका संघर्ष चलता रहा है।
चालुक्यों से संघर्ष चलता रहा। इसके बाद आ जाता है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी शुरू हो जाती है और 13वीं शताब्दी में बाद में कहते हैं कि 1305 में इनके पूरे साम्राज्य को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो अंततः इनका विलय हो जाता है दिल्ली सल्तनत में। जितने भी राजपूत काल पढ़ेंगे सब देखेंगे कहीं ना कहीं जाकर के दिल्ली सल्तनत में उनका अंत में विलय हो जाता है। बाद में कोई अगर आता भी है तो उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत में चले जाते हैं। तो ये रहा पूरा हम लोगों का मालवा का परमार राजवंश। उम्मीद है समझ गए होंगे। उसमें कुछ शासक हैं जिनके बारे में आपको जानना है। राजा भोज के बारे में जानना है विशेष तौर पे, और शुरू में श्रीहर्ष और उसके बाद के जो वाकपति मुंज वगैरह रहे हैं उनके बारे में आपको जानना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि कल्चरियों के बारे में अध्ययन कर ले। कोई भी एक शासक उठा करके हम लोग अध्ययन करेंगे। अब लगातार इधर आपकी वीडियो मिलती रहेगी। 4-5 लेक्चर में हम लोग इसे एंड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग।